हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं कराऊंगी बेटा DNF ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि एनसीईआरटी से ही मैं आपके सारे चैप्टर कराऊंगी। क्योंकि हर एग्ज़ाम में नीट हो, जेई हो, किसी भी चीज़ का सीयूईटी हो, कहीं भी एग्ज़ाम हो, आपका बोर्ड का एग्ज़ाम हो, एनसीईआरटी से अलग कहीं भी कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। जिसने एनसीईआरटी कर ली उसे अदर बुक उठाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं एनसीईआरटी से ही हर एक क्वेश्चन, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, आपके सोल इन सोल सारी लाइन बाय लाइन आपको एनसीईआरटी कराऊंगी। अब देखो, फर्स्ट है आपका DNF ब्लॉक एलिमेंट। DNF ब्लॉक एलिमेंट में देखो, इसमें हम स्टडी करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट की और एफ ब्लॉक एलिमेंट की। जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं कौन से होते हैं, ब्लॉक एलिमेंट कौन से होते हैं बेटा, जो उनसे इलेक्ट्रॉन, जिस भी आपके एटम के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे किस में जाते हैं, डी ऑर्बिटल में जाएंगे, ठीक है। जिसके भी डी ऑर्बिटल में जाएंगे वे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वे तो होते हैं आपके डी ऑर्बिटल, ठीक है। और जिसके एफ ऑर्बिटल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे वे होते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। आखिरी इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो जिसमें भी ऑर्बिटल में एंट्री करता है वो उसी का ही एलिमेंट बोलाता है, ठीक है। अब आ जाओ बेटा, हम इसमें हम पढ़ेंगे क्या, देखो, लर्न पोजीशन ऑफ डी ऑर्बिटल बी ब्लॉक, कि जो डी और एफ ब्लॉक कौन सी पोजीशन पे है, मतलब कहाँ पे रखते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, ठीक है। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे। इनके जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बेटा उनके बारे में पढ़ेंगे। एफ ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और इनकी ऑक्सीडेशन, इनका केमिकल बिहेवियर और कॉन्फिगरेशन पढ़ेंगे। अब आ जाओ, इस पर थोड़ा बेटा स्पीडली कराऊंगी क्योंकि चैप्टर बड़ा हो जाता है, इसलिए आपको कुछ बातें तो पता ही है। देखो, जो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है वो क्या होता है बेटा, आपके 3 to 40, मतलब कि 3 से 12 ग्रुप तक आपका क्या होता है, आपका डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, देखो बेटा, ये है आपके डी ब्लॉक एलिमेंट, आपके थर्ड और एन तक, SC से लेकर ZN तक आपका क्या होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, कि थर्ड से 12 तक, ठीक है। फिर जो आपका 3D, ये क्या होती है सीरीज, 3D सीरीज, 4D, 5D और 7D, ये आपके क्या है, डी और डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं आपके, ये सबके सब, ठीक है बेटा। ये 3D हो गई, ये आपकी 4D होगी, ये 5D और ये 6D। अब आ जाओ अपने पॉइंट पर। तो हमने पढ़ा जो ग्रुप 13 से कहाँ तक, ग्रुप 13 से आपके 12 तक क्या होते हैं, आपके ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, ठीक है। फिर जो आपका 4f और 5f, जब आपका जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में एंट्री कर जाता है, 4f में करता है तो आपका लेंथेनोड होता है, 5f में कर जाता है तो एक्टोनेड होता है। इन्हें हम, जो एंथेनोड और इलेक्ट्रोनाइड होते हैं इन्हें बोलते हैं बेटा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, और जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उन्हें बोलते हैं हम आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है बेटा। एफ ब्लॉक एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट को आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। अब देखो, मैंने अभी सीरीज बताई है, दे आर मेनली 4 सीरीज ट्रांजिशन मेटल, कितनी सीरीज, 4 सीरीज, कौन कौन सी, 3D कहाँ से थी, SC से ZN थी, ठीक है। फिर 4D कहाँ थी, Y से कहाँ तक थी आपकी, CD, देखो SC से ZN तक 3D, Y से CD आपका 4D, फिर आपके लेंथेनोड, ठीक है। लेंथ होने के बाद जो आपका ये ग्रुप है, ये क्या आया आपके लेंथेनोड से आगे का जो 57 है ये लेंथेनोड ग्रुप होता है। फिर इससे 89 से आगे का जो नीचे ग्रुप होता है वो आपका एक्टेनोड होता है, ये होता है ब्लॉक एलिमेंट। तो इससे आगे की ये क्या होती है आपकी 3, 4, 5D सीरीज, और ये आपकी कौन सी होगी, 6D सीरीज। तो ये 4 सीरीज होती है आपकी डी ब्लॉक एलिमेंट की, क्लियर, ठीक है बेटा। मैंने ये भी बता दिया कहाँ से कहाँ तक है। जो 4f है वो C से LU तक होती है, जो 5f है वो मतलब कि ये लेंथेनोड, ये एक्टेनोड TH से LR तक होती है, ठीक है। इन्हें हम क्या बोलते हैं, लेंथेनोड और एक्टेनोड। CELU से जो भी सीरीज है आपकी क्या होगी, एक्टेनोड लेंथेनोड, और जो आपकी TH से LR तक होती है वे कौन सी होती है बेटी, एक्टेनोड, ठीक है। अब आ जाओ, विच है इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल। देखो बेटा, जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट है हम इन्हें क्या भी बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि किस रीजन की वजह से इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, इनके अंदर जो डी ऑर्बिटल होता है बेटा वो इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। इनकम्प्लीट फील्ड होता है, मतलब कि पूरा का पूरा फील्ड नहीं होता, ठीक है। लेकिन जैसे कि जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये क्या होते हैं, फुल फील्ड होते हैं, और फुल फील्ड होने की वजह से बेटा हम इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं करते। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जो आपका जिंक है, कैडमियम है, ये डी ब्लॉक में भी रहते हुए हम इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं बोलते बेटा, जो अनफिल्ड डी ऑर्बिटल हो गए उन्हें ही हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोल देंगे, जो फुल फिल्ड डी ऑर्बिटल वाले होते हैं उन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते हैं,
ठीक है बेटा। आप देखो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट मैंने बता दिया कौन से, जो फुलफिल्ड हो गए ना, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहेंगे भले ही वो डी ऑर्बिटल में हो। ठीक है, बहुत सारे बेटा मेटल ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, प्रीशियस होते हैं, महंगे होते हैं, जैसे कि सिल्वर, गोल्ड और आपका प्लेटिनम। बहुत ज़्यादा जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट है इंडस्ट्रियल यूज किया जाता है, जैसे कि मेटल लाइक जैसे आयरन, कॉपर, टाइटेनियम। ठीक है, ये सारे के सारे ट्रांजिशन मेटल आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखो, अब इस पर आ जाओ, द ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट। आप देखो बेटा, डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या पढ़ेंगे, जो ये डी ब्लॉक एलिमेंट होता है पी और एस के बीच में होता है। इधर एफ एस होता है और इस साइड पी होता है और बीच में क्या होता है आपका डी ब्लॉक एलिमेंट होता है। ठीक है, द डी ब्लॉक एलिमेंट पेनिमल्टीमेट एनर्जी लेवल ऑफ एटम रिसीव इलेक्ट्रॉन गिविंग राइज टू 4 रो of the transition metal 3D, 4D, 5D, 6D. All the series element are shown in table. ये टेबल में नीचे शो की हुई है। देखो ये क्या होता है बेटा, पेनिलमेट। ये क्या होता है आपका, जैसे आप सीरीज रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, इसका मतलब होता है जो वैलेंसी लेवल होता है, सिर्फ वैलेंसी पे उस पर तो हम रिप्रेजेंट करते हैं सिर्फ एन से, जैसे कि NS, NP। ठीक है, जो पेनिलमेट होता है ये होता है बेटा कि जो आपका वैलेंसी सेल है उससे एक कम, मतलब जैसे कि 4s होता है। ठीक है, और 4s n कितना है, मैंने बताया कि इससे पहले क्या लगता है बेटा n, तो हम क्या रखते हैं जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं, ऐसे रखते हैं n-1। किसके, जो d के सामने रखोगे क्या लिखोगे आप, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे 1 - n-1 और ns, ये 1 से 10 तक और ये 1 से 2 तक। ठीक है, जो n-1 का मतलब है कि जितना आपका s के पास n होगा वो एक कम d के पास, जैसे कि 4s होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3d, इससे एक कम। जो एक कम जिस वैलेंसी में आपके इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उससे एक कम, उसको बोलते हैं हम क्या बेटा, पेनिलमेट। क्लियर बेटा। ठीक है, n-1 इससे रिप्रेजेंट करते हैं। और जो आपका डी ऑर्बिटल होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका पेनिलमेट जो रिप्रेजेंट करता है। एंटी पेनिलमेट क्या होता है, जिसमें n-2 हो जाए, मतलब कि जहाँ पर आपके वैलेंसी सेल है उससे 2 कम, जैसे कि NS है। ठीक है, तो अगर हम इसे ये यूज किया जाता है आपके F में, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे आप F के सामने लिखोगे n-2f ऐसे। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम जनरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। और जब आप NS और P लिखते हो ये आपका वैलेंसी सेल लेवल होता है, मतलब जहाँ पर जो वैलेंसी सेल होगी वही उनका नंबर होगा। ठीक है बेटा, तो देखो क्लियर, समझ में आ गया होगा। पेनिलमेट एनर्जी लेवल क्या होता है, जो वैलेंसी सेल है उससे एक कम, मतलब जो NS है S के साथ जो नंबर आएगा उससे एक कम D के साथ आएगा। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। ये हो गया यहाँ तक एनर्जी लेवल रिसीव, ये 3D, 4D, 5D सीरीज ये हो गया। अब देखो बेटा इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा, मैंने अभी बताया D के सामने क्या आएगा n-1, NS 1 से 10 तक, मतलब कि जो D में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 1 से 10 तक भरे जाएंगे, जो S में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 1 से 2 तक भरे जाएंगे, क्योंकि जो D ऑर्बिटल है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं बेटा 10। आपने 11th में पढ़ा भी होगा, तो मैं फिर भी मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 ये D ऑर्बिटल है आपका। तो कितने इलेक्ट्रॉन, पहले हम क्लॉकवाइज एंटी कराते बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 10 आ गए ना। तो स्टार्टिंग में तो 1 आया, तो 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन होंगे आपके, कितने में 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 10 तक कितने भी, तो इसलिए यहाँ से आ गया 1 से 10 तक। जो S होता है सिंगल, ये क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज की। S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं आपके 2, तो S में आपका 1 से 2 तक इलेक्ट्रॉन आएंगे। यहाँ तक क्लियर होगा। तो जो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये है आपका किसका बेटा, D ऑर्बिटल्स का। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है PD को छोड़कर। जो PD है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है आपका 4d10 5s0। एक भी जितने भी आपके D ऑर्बिटल है सब में या तो S में 1 होगा या 2 होगा। सिर्फ एक PD ही ऐसा है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपका क्या है बेटा 4d10, सारे इलेक्ट्रॉन किस में चले गए 10 में चले गए, और S में कोई भी नहीं है। ठीक है, अब देखो बेटा Ni के नीचे ना जो प्रॉपर्टी इसकी होगी वो इसकी होनी चाहिए। देखो अप टू डाउन जाने पर साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, जो निकिल होता है, निकिल में देखो कितने एटॉमिक नंबर होता है 28 एटॉमिक नंबर होता है। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कैसे होगा, आर्गन 18 इतना जाएगा, फिर उससे आगे 3d8 4s2 18 हो गए,
देखो 8 और 2 हो गया। अब देखो बेटा हम कैसे, इसका तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये, लेकिन जो आपका पीडी है, पीडी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d10 4d10 आपका क्या आ जाएगा 5s0। क्यों हुआ, क्योंकि बेटा जो पीडी होता है अप टू डाउन जाने पर साइज क्या हो जाता है इंक्रीज, और जब अप टू डाउन जाने पर साइज इंक्रीज होता है तो क्या होगा आपका साइज इंक्रीज होगा। साइज इंक्रीज होगा तो जो आपके न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, और न्यूक्लियस ही इलेक्ट्रॉन को क्या रखता है अपनी तरफ, चारों तरफ घेरे रखता है। इस बात का आपको पता होगा कि जो न्यूक्लियस होता है, जैसे कि ये आपका प्लस हो गया, ये न्यूक्लियस है और ये बाहर इलेक्ट्रॉन है, ये से क्या करता है अपनी तरफ, ये पॉजिटिव या नेगेटिव अट्रैक्ट किए रखता है। तो जितना बड़ा साइज हो जाएगा इसके बीच का जो अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। और जब वीक हो जाएगा तो ईजिली बाहर से जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो जिसकी उसकी वजह से जो आपका पीडी है साइज बड़ा होने की वजह से इसमें क्या हो जाता है, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो ये पीडी होता है इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4d10 5s0। सिर्फ इसे छोड़कर सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा अलग होता है। ठीक है, देखो बेटा ये बात मैंने बताएगी कि n-1 स्टैंड करता है कि इनर डी ऑर्बिटल विच में है 1 to 10 इलेक्ट्रॉन। मैंने बता दिया कि जो डी ऑर्बिटल होता है 1 to 10 इलेक्ट्रॉन, और आउटर मोस्ट सेल में 1 या 2, मतलब कि जो s है उसमें 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है उसकी कंडीशन पर। ठीक है, अब द लिटिल एनर्जी डिफरेंस, आज जो आपका डी और एस ऑर्बिटल होता है बेटा, जो डी और एस ऑर्बिटल होता है, जैसे कि 3d आपका क्या 3d और जो 4s ऑर्बिटल होता है, इनके बीच का जो एनर्जी लेवल होता है ये बहुत कम होता है। ये इजीली इसमें से इसमें जंप कर जाते हैं और इसमें इजीली इसमें से जंप कर सकते हैं। जो इनका एनर्जी लेवल डिफरेंस बहुत कम होने की वजह से अब जब आपका जो डी ऑर्बिटल है, जब इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये अपनी तरफ से अट्रैक्ट करके अपने तरफ को इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, अपने ऑर्बिटल में फिल कर लेता है। किसकी वजह से, क्यों करता है, क्योंकि 3d और 4s के बीच का जो ऑर्बिटल जो एनर्जी होता है लेवल क्या होता है, बहुत कम डिफरेंस होता है। कम डिफरेंस होने की वजह से जैसे कि आपका, अब देखो हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। जैसे बेटा स्कैंडियम है, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 21। बेटा आपको कुछ नहीं याद करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद कर लो, बड़ी जल्दी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना आ जाएगा। आर्गन 18 तो सभी में आएगा, इतना तो ये सब में लिखोगे आप। सिर्फ फिर ये 2 और 1 क्या होता है 3 इसका मतलब इसके क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। आपको सबसे पहले 4 को फिल कर, एस को फिल करना है, फिर जब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आपको 1 में देना है। देखो 4 फिल हो गया तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में दिया, इसमें। फिर आपका टाइटेनियम का क्या होता है 22, आर्गन 18 22, 2 और 2 4, और कुछ नहीं याद करना। 4 तो किस में दोगे आप, 2 तो इसमें दे दोगे, और 2 इलेक्ट्रॉन किस में चल जाएगा आपके 2, इसलिए इसका हो गया। ऐसे वेनेडियम का 3d, 4 के बाद क्या आ जाएगा 3 4s2। फिर आपका क्रोमियम, बेटा अब इसे समझो, आना तो आपका चाहिए था 3d 4 और 4s2, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होता। क्यों, क्योंकि जो डी ऑर्बिटल होता है वो हाफ फील्ड और फुल फील्ड क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। हाफ फील्ड का मतलब क्या है कि सिंगल 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल आते हैं, ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ये होता है हाफ फील्ड। और अगर इसमें बेटा 10 इलेक्ट्रॉन हो, ये हो जाता है बेटा फुल फील्ड। तो जब ये हाफ फील्ड होता है और फुल फील्ड होता है, ये क्या हो जाता है, मोर स्टेबल होता है। तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए 4 ना लेकर ये इससे भी इलेक्ट्रॉन ले लेता है। क्यों ले लेता है, क्योंकि इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत कम है। ये इससे भी अपने आप को स्टेबल करने के लिए इससे इलेक्ट्रॉन छीन लेता है, और क्या बन जाता है 3d 5, और इसमें सिर्फ क्या रह जाता है 1। सिर्फ ये कंडीशन 2 पर लागू होगी, जहाँ पर हाफ फील्ड होगा और जहाँ पर फुल फील्ड होगा। एक आपका किस पर, क्रोमियम पर क्या होता है ये हाफ फील्ड, और एक होता है कॉपर पर क्या होता है ये फुल फील्ड। जो कॉपर होता है, कॉपर का क्या हो जाता है, देखो कॉपर का क्या होता है बेटा Cu, कितना एटॉमिक नंबर होता है कॉपर का बेटा 29। तो आर्गन तो सब में आएगा, ठीक है, और कितने हो गए 2 9 10 11। तो सबसे पहले क्या बढ़ता है 4s2, कितने बच गए 4s2 में 3d 9, होना तो चाहिए था यहाँ पर 9, लेकिन 10 होते ही ये क्या हो जाएगा, स्टेबल फुल फील्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इससे ट्रैक करके क्या ले लेगा 3d 10 कर लेगा और 4s 1 हो जाएगा, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आपका कॉपर का ये होता है, क्रोमियम का ये होता है। सिर्फ ये हाफ फील्ड और फुल फील्ड पर ही होता है, और सब में जो s है इलेक्ट्रॉन सब में क्या रहेंगे
2 रहेंगे। सिर्फ आपके फुल फील्ड और हाफ फील्ड पर ये 1 होगा। क्यों? क्योंकि जो आपका ये हाफ फील्ड फुल फील्ड होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, और ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से ये अपनी तरफ अपने इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। और खींच कैसे लेता है? क्योंकि इनके दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है। अब आ गया बेटा समझ में कि जो 3d4 देखो आप इसमें दिया है कि उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्रोमियम का 3d4 और 4s2 होना चाहिए, लेकिन जो एनर्जी गैप है वो 3d और 4d में क्या है, बहुत कम है, स्मॉल है, जिसकी वजह से जो आपके 4s में जाने वाला इलेक्ट्रॉन है किस में चल जाते हैं, 3d में, और वो क्या बन जाता है, स्टेबल फुल फील्ड या हाफ फील्ड, जो भी उसे होना है। कॉपर का और क्रोमियम का दोनों का दिया हुआ है बेटा, बहुत अच्छे से एक पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये आपके है क्या, ट्रांजिशन एलिमेंट। अब ये आ गया आपके बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो बेटा। स्कैंडियम 3d सीरीज, ये कौन सी सीरीज है बेटा, 3d सीरीज। स्कैंडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम, वेनेडियम, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn। ठीक, आप याद कर, ये क्या है आपके एटॉमिक, सिर्फ आपको इनके एटॉमिक नंबर याद करने हैं और कुछ नहीं करना, ट्रिक से करना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 3, बट 3 होते हैं, इसका मतलब आर्गन 18 तो आपको रखना ही है, 3 है तो इसका मतलब 2 तो दे दो S को, और जितने बच गए वो दे दो D को। 4 है, 2 और 2 4, ये जो ये है इन दोनों को जोड़ दो, 3 और 2 5 है अगर किसी का, 2 किसे दे दो, S को, पहले S को भरना है, फिर बाद में जितने बचेंगे वो D को देने हैं। सिर्फ एक क्रोमियम और आपका कॉपर है जिसमें सिर्फ S पर 1 रहेगा और सब में 2, पहले S को फिल करोगे जब आपका D कंप्लीट होगा। ठीक है बेटा, इससे याद करने की ट्रिक देखो, शक्ति वीर कर मन फी कोनी क्यों जाए। ठीक है, क्या ट्रिक हो जाएगी, शक्ति वीर कर मन फिकोनी क्यों जाए। ठीक, और ये इसके एटॉमिक नंबर, ये आपके 4s में जाने वाले, ये 3d सीरीज में। मैंने आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी समझा दिया बेटा कैसे होगा आपका। फिर आपकी वो 3d थी, ये क्या है, 4d सीरीज। 4d सीरीज में क्या है, यारी जरा निभाना, क्या बेटा, यारी जरा निभाना मौत तक, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें रहा पड़े अगर कभी, अगर मेरी रुकावटें में रहा पड़े कभी, तो यारी कहाँ तक निभाना है, मौत तक। यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें रहा में पड़े अगर कभी, इससे याद हो जाएगा आपका। ठीक है बेटा, ये इसके क्या है आपके एटॉमिक नंबर, और ये इसके क्या हो गए आपके वैलेंसी। देखो जिसमें मैंने लाइन खींची हुई है इनमें सब में क्या है, S में 1 1 इलेक्ट्रॉन, और सिर्फ एक जो PD है, देखो मैंने बताया था ना, PD को छोड़कर सबके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लगभग एक से होता है, बस एक PD होता है जिसके S में क्या होता है, 0, वरना S में किसी में 1 और किसी में 2 होता है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट इसके नीचे का ला हफ्ता, ला हफ्ता, ता यहाँ तक आएगा। ठीक है, ला हफ्ता वीक रे, वीक का हफ्ता ला रे, उसको ला हफ्ता, ला वीकली, रे ला, उसकी इधर पिटाई और होगी। ठीक है, ला हफ्ता वीक रे, उसकी इधर पिटाई और होगी। ठीक है, इस तरह आपको याद करना है। जैसे कि नीचे वाली हो गया आपका AC वाली, तो क्या है, ARD सिंह, कोई बुक का नाम समझ लो, ARD सिंह, जो ARD सिंह बुक है वो क्या है, ARD सिंह बुक है मस्त, डर रहा क्यों। जो ARD बुक है वो मस्त है, क्या है, मस्त, डर रहा है क्यों, ये हो जाएगा आपकी इसकी सीरीज, हो जाएगा बेटा ARD सिंह बुक है मस्त, डर रहा है क्यों। ठीक है बेटा, मैंने आपको सारी सीरीज याद करने की बेटा आपको ट्रिक बता दी है। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आउटर ऑर्बिटल Zn CD HgCn। देखो जो ये इनके आउटर ऑर्बिटल क्या होते हैं, फुल फील्ड होते हैं, जो ये इनके जो सेल होते हैं ये क्या होता है, फुल फील्ड होता है। इसकी वजह से इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट हम उन्हें बोलते हैं जो इनकम्प्लीट d ऑर्बिटल रखते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पर आ जाओ, जो n1 सिमिलर, जो इनकी प्रॉपर्टी होती है, जो 1 से जिनके एटॉमिक, जिनके d ऑर्बिटल में 1 से लेकर 9 तक, देखो इसने ये कहा ना कि सम इरेस्पेक्ट आयन ऑफ गिवन dn का मतलब है कि d में 1 हो या 2 हो 3 हो 9 तक जितने भी आपके ये एलिमेंट हो गए, उन सब की जो प्रॉपर्टी होगी लगभग क्या होगी,
सेम होगी। जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी है, वो क्या होगी, सेम होगी 1 से 9 तक। और जिसमें 10 चला जाएगा वो क्या होगी, डिफरेंट प्रॉपर्टी हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें इसकी इनकी प्रॉपर्टी क्या क्या पढ़ेंगे हम अब नेक्स्ट आगे चैप्टर में। देखो वेरिएशन ऑक्सीडेशन, ये बहुत सारी ऑक्सीडेशन शो करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कलर कंपाउंड, ये कलर कंपाउंड भी बनाते हैं। एंट्रिंग इन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और वेराइटी ऑफ लिगेंड। ठीक है, ये अलग अलग इसमें क्वेश्चन होते हैं। अब देखो बेटा, अब आ जाओ क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उन वाट में सिर्फ वही लाइन समझाऊंगी जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और तो ये बताया हुआ है कि ये उस चैप्टर में वहाँ पर है, ये उस चैप्टर में ऐसे है। जो लाइन इंपॉर्टेंट है वही लाइन तो आपकी मैं क्लियर करती चलूँगी। और व्हाट ग्राउंड कैन यू से दैट स्कैंडियम, स्कैंडियम तो 21 होता है, इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट, बट जिंक 30 होता है, इज नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। मैंने बताया था कि जो फुल फिल्ड हो गए वे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं हो गए, जो इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल हो गए उन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। बेटा हो गया आंसर क्लियर। देखो बेटा, जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे 3d10 की बात कर रहे हैं सिल्वर की, ये 10 होते हैं भी इसे ट्रांजिशन एलिमेंट कह रहे हैं। देखो बेटा, सबसे पहले हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही करेंगे। जो आपका सिल्वर होता है Ag, इसका एटॉमिक नंबर होता है 47। ठीक है, तो इसका शुरू में तो लिखते हैं हम, तो क्या आ जाएगा 4d, क्योंकि एक सीरीज बढ़ गया तो ये सीरीज भी पहले 3 था तो 3d सीरीज थी, ये 4d है तो 4d सीरीज। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन 10 और 4s1, क्योंकि इसमें होना चाहिए था 9, इसे अट्रैक्ट करके क्या बन गया, ये 10 बन गया, और ये इसमें 1। जो आपका Ag है वो AgO, जो AgO है ये कंपाउंड बनाता है। इसमें कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट करता है, +2, और जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इससे जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या जाएगा, D9, क्या जाएगा बेटा, D9 आ जाएगा। ये इसका मतलब डी ऑर्बिटल क्या होगा, इनकम्प्लीट। जब डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट हो गया तो इसका मतलब ये क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, इस तरह भी कह सकते हो, या ये नेचुरली फुलफिल्ड नहीं हुआ है, इसे क्या क्या है, इसने ज़बरदस्ती फिल्ड हुआ है ना, तो उसकी वजह से भी हम इसे ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। वैसे जो नेचुरली फुलफिल्ड होगा वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। दो तरीके से आप आंसर दे सकते हो कि जो AgO है वो +1 में भी ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है और +2 में भी ऑक्सीडेशन। जो +2 ऑक्सीडेशन रहता है तो वो D3 क्या करता है, 4d9 को शो करता है। जब 49 को शो करता है, डी ऑर्बिटल क्या होगा, इनकम्प्लीट शो कर रहा है, इसका मतलब ये कि इसकी तरह भी ये कर रहा है, ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह भी ये कर रहा है। ठीक है, दो तरह से आप इसका आंसर भी दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका फिजिकल प्रॉपर्टी। अब फिजिकल प्रॉपर्टी पे देखो बेटा, नियरली ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट डिस्प्ले टिपिकल मेटेलिक प्रॉपर्टी, टिपिकल मेटेलिक प्रॉपर्टी रखते हैं। ठीक है, सच है जैसे कि हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब कि ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर अपने ऊपर सहन कर सकते हैं। ठीक है, डक्टिलिटी, डक्टिलिटी क्या होता है, हम इससे वायर भी बना सकते हैं। मेबिलिटी मतलब कि इससे थिन शीट भी बना सकते हैं। हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी होती है। मेटेलिक लस्टर, चमक भी, शाइनिंग भी इसमें होती है। विद द Zn और CdHg इन्हें छोड़कर और सबकी जो स्ट्रक्चर होती है, रूम टेम्परेचर जो इनकी स्ट्रक्चर होती है ये 1 से ज़्यादा रखते हैं, और इनकी जो स्ट्रक्चर होती है बेटा वो क्या होती है, टिपिकल होती है। और सबकी HC BCC ये पाए जाते हैं, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर कुछ स्ट्रक्चर ऐसी है जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते। किस किस को छोड़कर, Zn CdHg और Mn की। क्वेश्चन आ जाए कि किसकी रिएक्शन, किसकी स्ट्रक्चर ज़्यादा टिपिकल होती है, किसकी होती है, Zn की, CD की, Hg की और Mn की। अब आ जाओ बेटा, हम इनकी स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे सबकी। देखो ट्रिक से बताऊंगी इसमें SCTI क्रोमन MN शक्तिवीर कर्मन फिकोनी सी के अकॉर्डिंग ट्रिक के साथ ही अगर आप बार बार इसको पढ़ोगे आपके अपने आप ही याद हो जाएगा। आपको पता है आपकी जो ऊपर वाले का होता है उसमें आप एटॉमिक नंबर अगर निकालना होता है तो 18, 18, 32 ऐसे जोड़ देते हैं। इसके एटॉमिक नंबर में 3 जोड़ोगे इसका एटॉमिक नंबर आ जाएगा, इसके एटॉमिक नंबर में 3 जोड़ोगे इसका एटॉमिक नंबर आ जाएगा, 32 जोड़ोगे अगले का नंबर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको सबके एटॉमिक नंबर भी याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फर्स्ट वाले का याद कर लो, सेकंड के अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, देखो जैसे SC है, कौन सी, HCP। HCP क्या होती है बेटा, इसकी स्ट्रक्चर होती है हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड। इसका फुल फॉर्म क्या होती है, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। मैं इनकी स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगी, पहले आप इसकी ट्रिक समझ लो। एक होती है BCC। BCC क्या होती है बेटा, क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। नहीं ये इसकी, अच्छा किसकी पढ़ रहे हैं, BCC। BCC की तो बॉडी सेंटर क्यूबिक होगी। क्या होगी बेटा, मैं सोचा BCC पढ़ा मैं, क्या हो जाएगी, बॉडी, B फॉर बॉडी, C फॉर क्यूबिक, और आपका C फॉर सेंटर, C फॉर क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक। और ये क्या हो जाएगी आपकी
गोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। अब सिर्फ क्या करना है, देखो जो ग्रुप बना लो, ये दो का, ये दो का, ये दो का, लास्ट में बनाना है आपको 3 का, ठीक है। स्टार्टिंग के 2 रखने हैं। अब जो शुरू के 2 है, भाई स्ट्रक्चर के बारे में क्वेश्चन पूछ ले, शुरू के 2 में HB याद रखना। HB का मतलब HCP, B का मतलब BCC। HB याद रखना शुरू के 2 में कि H का मतलब HCP, B का मतलब BCC। ये 2 स्ट्रक्चर रखते हैं, HCP और BCC, सारे के सारे। किसको छोड़कर? ला को छोड़कर। ला में सिर्फ एक ज़्यादा बढ़ जाता है, CCP। क्या बढ़ जाता है? CCP। तो बेटा ये तो याद कर लेना, सिर्फ याद ही क्या करना पड़ेगा आपको, ये क्या करना है? CCP की CCP सिर्फ इसमें ला में ज़्यादा होते हैं। फिर 2 का ग्रुप बनाओ, V और CR। इन सब में कौन से होते हैं बेटा? BCC। कौन सी स्ट्रक्चर होती है बेटा? BCC। फिर ये बनाओ MN और FE। जो MN और FE होती है, इन 2 का ग्रुप बनाओ। पहले इन 2 का ग्रुप याद किया, उन 2 का करा, क्योंकि ऐसे ही याद होगी, वैसे याद नहीं कर पाओगे आप। MN मैंने अभी बताया, MN की जो स्ट्रक्चर होती है टिपिकल होती है, और क्या पाई जाती है आपकी? BCC और HCP। देखो और सब में तो पाया जाता है, देखो यहाँ पर तो कर लो HB याद, यहाँ पर कर लो B याद, और फिर HB और B और H। यहाँ पर HB हो गया, फिर पहले B ले लो और फिर इसमें से दूसरा H ले लो, ऐसे याद कर लो। पहले वाले में HB दोनों, फिर इसमें पहले वाले में B और इसका H दूसरे वाले में चला जाएगा, ऐसे याद कर लो, ऐसे याद हो जाएगा। सब में देखो HCP है, सिर्फ किसे छोड़ के? MN को छोड़कर। फिर इन तीनों को ले लो, इन तीनों को याद करो। इन तीनों में सब में CP है, सिर्फ किसे छोड़ के? CO को। ऐसे जो अलग अलग है सिर्फ उन्हें याद कर लो और सारी याद हो जाएगी आपकी। और फिर ZN इन सब की टिपिकल। HCP तो है ही, स्ट्रक्चर भी पूछ लेता है कभी वो। और इसके साथ में इनकी जो ये X की ये लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इनकी स्ट्रक्चर टिपिकल भी है, जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है बेटा। पहले का 2 का HB, फिर इन दोनों का ब्रेक कर दो, B पहले आ जाएगा, H बाद में आ जाएगा, ठीक। फिर ये दोनों छोड़ दो, CC भाग गया, फिर आ जाएगा आपका CCP और फिर आपका HCP। सिर्फ और कुछ नहीं करना, शुरू में 3 की पेयर बना लो ये। अब आ जाओ बेटा नेक्स्ट, आगे पॉइंट पे पढ़ो। अब देखो क्या है, ट्रांजिशन मेटल विद, किसे छोड़ के? ZN CDHG मैंने बता दिया है। जब ये आपके ट्रांजिशन मेटल नहीं है तो ट्रांजिशन वाली प्रॉपर्टी भी नहीं रहेगी। इन्हें छोड़कर सब के सब क्या होते हैं बेटे? हार्ड होते हैं। और जो इनकी वोलेटिलिटी होती है वो क्या होती है? बहुत कम होते हैं। वोलेटिलिटी का मतलब है कि जो रूम टेम्परेचर वेपर पर चेंज हो जाए, मेटल थोड़ी वेपर में चेंज होता है, तो इसकी वजह से ये क्या होते हैं? बहुत कम होती है। जो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वे क्या होते हैं बेटा? हाई होते हैं, ठीक है। किन्हें छोड़कर? ZN CDHG को छोड़कर, ठीक है। अब देखो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन मेटल बिलोंगिंग 3D 4D 5D CD। The high melting point of these metal are attributed the involvement of greater number of electron from in addition to an ns electron in the interatomic metallic bonding। अब देखो बेटा क्या कह रहा है कि इनके जो मेटालिक बॉन्ड है वे क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्यों? जितना ज़्यादा आपके d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एंट्री करते जाएंगे, s ब्लॉक में एंट्री करते जाएंगे, इतनी ही इनकी इंटर एटॉमिक मेटालिक बॉन्ड क्या होता चला जाएगा? स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, जितने नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके बढ़ते जाएंगे, इतनी ही इसके जो मेटालिक बॉन्ड है वो क्या होता चला जाएगा बेटा? इंक्रीज होता चला जाएगा। उसकी वजह से उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता चला जाएगा? इंक्रीज होता चला जाएगा। अब इसकी स्ट्रक्चर समझो कैसे वो इंक्रीज होता चला जाएगा। देखो बेटा सपोज करो अपनी तरफ से ले लिया, हमने एग्जांपल ले लिया निकिल का ले लिया। जो निकिल है कितना होता है बेटा निकिल का? 3D 8 4s2 ये होता है ना। ये तो आर्गन तो हो ही जाएगा आपका, सिर्फ लास्ट में लिख देती हूँ 3D 8 और आपका 4s2 ये होता है, ठीक 10। अब देखो बेटा जब ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो अगर आपको 2 इलेक्ट्रॉन आयनिक फॉर्म में रखोगे तो जितना आप यहाँ चार्ज रखोगे इतने इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालोगे। कौन सा? जो बाहर की तरफ है। तो एस में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो खाली कौन बच जाएगा? 3D 8 Ni2+ में आयनिक फॉर्म में हो गए बेटा। अब ये जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो क्या रह जाएगा? सिर्फ इसके पास 3D 8। अब इस 8 को आप किस में फिल करो? 1 2 3 4 5 तो 8 है ना, तो पहले क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 फिर 6 7 8। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी होते हैं जो अकेले होते हैं और पेयर्ड होते हैं जो पेयर में होते हैं। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटा? 2। अब इसकी स्ट्रक्चर बताओ। जैसे कि निकिल है, ठीक है, निकिल ये थोड़ी अकेला ही एटम है, बहुत सारे निकिल एटम है। तो हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे जैसे Ni2+,
Na2+, और Na2+ कितने हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, हर एक उस पर 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, अनपेयर्ड है। अब जो ये N है और ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करते हैं, एक दूसरे में बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं बेटा, ये जो मेटल है आपका, ये आयन है, जो इलेक्ट्रॉन है बाहर फ्रीली घूम रहे हैं, ये एक दूसरे में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का वो बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं। जब ये आपस में बॉन्डिंग बनाते हैं, इसी के ही बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं बेटा, मेटालिक बॉन्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटालिक बॉन्डिंग। जब ये बाहर इलेक्ट्रॉन और ये आयन होता है, इनके बीच में जब बॉन्डिंग हो जाती है, तो जो एक कैटायन है मतलब Na2+, इसको बोलते हैं हम कर्नल्स, और जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड, कर्नल्स, और ये होते हैं आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्लियर बेटा। अब ये जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, इतने इनके बीच में क्या होगी, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी, मेटालिक बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग होगी, और जितनी ज़्यादा मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग, इतना ही आपका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई। क्लियर। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है कि जिसमें जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, उनकी मेटालिक बॉन्डिंग इतनी ही ज़्यादा होगी, और इतना ही ज़्यादा उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा। बेटा आई थिंक आपकी बात क्लियर हो गई होगी कि जो मेटालिक बॉन्डिंग होती है, इनकी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, एक बार खोल के बता देती हूँ। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जैसे कि Sc है, ठीक है, Sc शक्ति, वीर, कर, मन, फी, को, नी, यहाँ तक ही कर लेते हैं। देखो कितने वैलेंस, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड का मतलब जिसमें सिंगल, जैसे कि इसमें क्या होता था 21, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 3d1 4s2। देखो बेटा S तो पेयर है, इसका मतलब ये तो है नहीं, कितने इलेक्ट्रॉन अकेले है 1, तो इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है 1, इसमें कितना हो जाएगा बेटा 2, इसमें कितना हो जाएगा 3, इसमें कितना हो जाएगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन किसका छीन लेता है, पड़ोसी का S का, तो 4 की बजाय क्या हो जाता है बेटा 5। समझ तो आ रहे होगे ना। जैसे कि D है, D में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, एक इलेक्ट्रॉन तो एक अनपेयर्ड। ऐसे ही इसका करोगे तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 अनपेयर्ड, ऐसे इसका करोगे तो 3 इलेक्ट्रॉन 3 अनपेयर्ड, फिर 5 है तो 5 में अकेला अकेला, तो इसका मतलब इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5। इसका मतलब जितना आप क्या करोगे बेटा, जितना आप इधर की तरफ बढ़ोगे तो इनका मेल्टिंग पॉइंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। फिर जब आप Mn पा जाओगे, इसमें क्या हो जाता है 6, इसमें क्या हो जाएगा, जब 6 जाएगा तो क्या जाएगा, यहाँ पर पहुँच जाएगा यहाँ पर, तो इसका जो एटॉमिक जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, ये एकदम से घटकर कितना हो जाएगा आपका बेटा 4 हो जाएगा। ठीक, फिर घटना शुरू हो जाएगा, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ऐसे हो जाएगा। तो देखो बेटा शुरू में तो ये क्या हो गए, बढ़ेंगे। देखो स्कैंडियम नहीं लिया, स्कैंडियम क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, टाइटेनियम में 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 4 होता है। 4 क्रोमियम में सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इसका मतलब सबसे ज़्यादा हाई मेटालिक बॉन्डिंग। फिर एकदम से घट गया Mn का क्या हो गया, कम हो गया, फिर दोबारा फिर बढ़ना शुरू हो गया, Fe, CO, Pd इनका बढ़ जाएगा, और फिर दोबारा क्या हो जाएगा बेटा, घटना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि पेयरिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही Zr, Nb पहले बढ़ेंगे, फिर घटेंगे, और फिर बढ़ेंगे, और फिर घटते जाएंगे, ऐसे ही यहाँ से। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऊपर कौन है, ये, इसका मतलब सबसे ज़्यादा जो आपका मेल्टिंग पॉइंट होगा वो किसका होगा बेटा, W का, टंगस्टन का। ठीक है बेटा, और जो सबसे कम होगा वो होगा Mn और Tc। कौन होंगे, अब क्वेश्चन पूछ लेता है, अगर सबसे कम आपका कौन होता है Mn, Tc, सबसे ज़्यादा कौन होता है WMO। ठीक है, जो क्रोमो फैमिली होती है इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। जैसे कि यहाँ पर तो हाईएस्ट में कौन है W, और लोएस्ट में कौन है Mn। अगर 2 में पूछ ले, Mn Tc का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, WMO का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, बस ऐसे याद रखना। क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा होते हैं। अब देखो फेवरेबल और स्ट्रॉन्ग एटॉमिक इंट्रैक्शन, भाई देख अभी मैंने बताया जिसके अंदर ज़्यादा ये इंट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो मेटालिक बॉन्ड भी क्या हो गए, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, इतने भी आयनिक के साथ ज़्यादा बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, या ये तो आगे होगा आपके समझ में कि ग्रेटर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग द रिजल्टेंट बॉन्डिंग, जितने ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, इतना ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, इतनी ज़्यादा उसकी क्या होगी, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगी। बेटा ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए, मैंने बहुत अच्छे से आपको डायग्राम बनाकर भी बता दिया है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट
मेटल ऑफ सेकेंड एंड थर्ड सीरीज हैव ग्रेट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन देन द कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सीरीज। ये कह रहा है जो 3D है, 3D से ज़्यादा जो होती है वो सेकंड और जो थर्ड सीरीज है, ठीक है, उनकी ज़्यादा होती है। ठीक, क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि अप टू जान जाने पर जब साइज इंक्रीज होता है तो ये क्या होता है, जो मेटल मेटल बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी तो उनकी एंथैल्पी और मेल्टिंग पॉइंट एटमाइजेशन क्या हो जाता है बेटा, इतना ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, देखो इसका डायग्राम है, ये एटॉमिक नंबर, जितने आपके एटॉमिक नंबर बढ़ते जा रहे हैं, ये क्या है, एटमाइजेशन एंथैल्पी। एटमाइजेशन ऑफ एंथैल्पी क्या होती है? अब देखो बेटा, आपको पहले तो यही पता होना चाहिए, ये क्या होता है, एंथैल्पी डेल्टा एच होता है बेटा, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। यही क्या होता है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपको, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज द चेंज इन एंथैल्पी व्हेन वन मोल ऑफ बॉन्ड इज completely broken to obtain atom in the gaseous phase। वो एनर्जी जो हमें ये मेटलिक बॉन्ड होते हैं आपस में, उन्हें ब्रेक करने के लिए, एक मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी आपको एनर्जी चाहिए वही क्या होती है आपकी डेल्टा एच। जैसे कि O2 मॉलिक्यूल है, O2 मॉलिक्यूल को बीच में से बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, इन्हें फ्री स्टेट में लाने के लिए, एटम में लाने के लिए गैसेस फेज में जो इन्हें एनर्जी रिक्वायर हुई है वही आपकी क्या होगी, डेल्टा एच एंथैल्पी। ठीक है बेटा, मतलब कि जो आपकी, क्लियर बेटा, मॉलिक्यूल के को ब्रेक करने के लिए, उसके एक मोल्स को के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी आप एनर्जी दे रहे हो, ठीक है, एटम को गैसेस फेज में चेंज होने में, वही क्या होती है उसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। जैसे O2 है, O2 को आपने एनर्जी दी, ये किस में ब्रेक डाउन हो गया, OO गैसेस फेज में हो गया, ये अलग ये अलग, तो जितनी आपने इस एनर्जी दी है ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, वो इसकी क्या होगी बेटा, डेल्टा एच। तो जब अप टू डाउन जाते हैं तो जो मेटल है हैवियर होते चले जाते हैं, जितना जो मेटल जितना ज़्यादा हैवियर होगी उसकी मेटलिक बॉन्डिंग इतनी ही ज़्यादा होगी। सबसे कम D, फिर आपका 4D, फिर आपका 5, तो ऐसे ऐसे बढ़ती चल जाएगी। तो सबसे ज़्यादा किसकी होती है एटमाइजेशन एनर्जी, 5D की, फिर 4D की, 3D की। रीजन क्या है, अप टू डाउन जाने पर ये मेटल क्या होते हैं, हैवियर हो गए तो मेटलिक बॉन्डिंग भी स्ट्रॉन्ग होगा, मेटलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगा तो ये बॉन्ड ब्रेक करने, एक मोल बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आपको ज़्यादा हीट चाहिएगी, और ज़्यादा हीट चाहिएगी तो इनकी एंथैल्पी भी क्या होगी बेटा, हाई होगी। ठीक है बेटा, आई थिंक आपको यहाँ तक सब क्लियर हो गया होगा। फिर है नेक्स्ट, वेरिएशन इन एटमिक एंड आयनिक साइज ऑफ ट्रांजिशन मेटल। देखो बेटा, जो आपका V होता है, इसका जो एंथैल्पी एटमाइजेशन होता है ये तो होता है ज़्यादा, क्रोमियम का कम होता है। लेकिन अगर आप मेल्टिंग पॉइंट देखोगे, मेल्टिंग पॉइंट में कौन ज़्यादा होता है, क्रोमियम। देखो यहाँ पर ग्राफ में मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होता है, क्रोमियम का, और V का कम। क्यों, क्या रीज़न है? क्योंकि जो बेटा जो मेल्टिंग पॉइंट है उसमें तो आप किस में चेंज करते हो, लिक्विड में चेंज करते हो, लेकिन जो एंथैल्पी एटमाइजेशन होता है इसमें आप किस में चेंज करते हो, एटम के बीच के बॉन्ड को ब्रेक कर, जो एलिमेंट है उनके बीच के बॉन्ड को ब्रेक कर आप गैसेस फॉर्म में लेके जाते हो। तो जो V होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो मेल्ट किसके बॉइलिंग पॉइंट से, क्रोमियम के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होता है। तो इसलिए इसको गैसेस फॉर्म में ले जाने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। तो उसकी वजह से V का क्या हो जाता है, जो एटमाइजेशन एंथैल्पी होती है वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है बेटा, तो सबसे ज़्यादा 5D की एटमाइजेशन एंथैल्पी, फिर 4D और फिर 3D। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, अब इसको देखो, वेरिएशन इन एटॉमिक एंड आयनिक साइज ऑफ ट्रांजिशन मेटल। जो उसके एटॉमिक और आयनिक साइज होता है उसमें ट्रांजिशन मेटल के बहुत ही वेरिएशन होता है, कहीं पर बढ़ रहा है और कहीं पर घट रहा है। क्योंकि वैसे तो नॉर्मली क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर जो साइज होता है क्या माना जाता है कि डिक्रीज होता है, लेकिन जो डी ट्रांजिशन एलिमेंट होता है इसमें पहले क्या होता है, डिक्रीज, फिर सेम रहता है, और फिर क्या हो जाता है बेटा, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग पढ़ो। देखो, in general ion the same charge of given series show progressive decrease in radius with increase the atomic number। जब एटॉमिक जो आयनिक रेडियस होती है बेटा वो क्या होती है, जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता चला जाएगा जो रेडियस होती है वो क्या होती चल जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्यों, क्योंकि जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता होगा देखो आपको पता है कि अगर कोई भी न्यूक्लियस है उसमें क्या होता है बेटा, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और जब आप
एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो प्रोटॉन बढ़ेंगे, क्योंकि प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन होगा। तो जब इसके ऊपर चार्ज बढ़ेगा तो ये इतनी पावर से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ज़्यादा पावर से अट्रैक्ट करेगा तो साइज क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज। साइज डिक्रीज होगा तो जो आर है वो क्या हो जाएगी, रेडियस की एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज। क्लियर, आई बात समझे, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज, एटॉमिक नंबर इंक्रीज, तो रेडियस क्या होगी बेटा आपकी, डिक्रीज। दिस इज बिकॉज द न्यू इलेक्ट्रॉन एंटर ए डी ऑर्बिटल। क्यों, क्योंकि डी ऑर्बिटल में क्या होता है, जब एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो डी ऑर्बिटल में न्यू इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, ठीक है। और जब न्यू इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इंक्रीज होगा, और नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। एक न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन एंटर करा तो एक न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएगा। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज तो 1 प्रोटॉन इंक्रीज। क्लियर बेटा। जेड इफेक्टिव चार्ज क्या होता है पता है, न्यूक्लियस के ऊपर होता है, ठीक है, जिसे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और अट्रैक्ट करने की वजह से उसका साइज क्या हो जाता है, स्मॉल, ठीक है बेटा। फिर है नेक्स्ट, इट मे बी रिकेल दैट द शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ ए डी इलेक्ट्रॉन इज नॉट द इफेक्टिव। अब ये शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है बेटा, शिल्डिंग इफेक्ट होता है आपका जो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं, किससे, न्यूक्लियस से। जो जेड इफेक्टिव चार्ज है एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, देखो बेटा, जैसे अब देखो बेटा, ये बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस, इसके चारों तरफ क्या होंगे आपके एस और डी सेल, ये डी हो गया और आपका ये एस हो गया, ठीक है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जो न्यूक्लियस होता है इन्हें अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, क्योंकि जितने इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, इनके ऊपर नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे। तो इसके अट्रैक्ट जो ये इसे अपनी तरफ खींच रहा है, इसकी पावर को कम करने के लिए जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं उनसे बचने के लिए जो भी वर्क करते हैं वो क्या होता है आपका शिल्डिंग इफेक्ट। तो हम क्या बोल सकते हैं, शिल्डिंग इफेक्ट होता है जब न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से बचने के लिए जो अपनी प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक है, वो क्या होता है बेटा, शिल्डिंग इफेक्ट। तो एक ही सेल के अपने एक दूसरे की प्रोटेक्शन नहीं करते, एक सेल दूसरे सेल की प्रोटेक्शन करती है। डी एस का करेगी, एस डी का करेंगी, एस एस एक दूसरे की प्रोटेक्शन नहीं करता है, ठीक है बेटा। तो इसमें कहा है जो 3D होता है, इसमें जब स्टार्टिंग में एटॉमिक नंबर बढ़ता है, जो शिल्डिंग इफेक्ट होता है, जो प्रोटेक्शन पावर होती है वो क्या होती है बेटा, कम होती है। और कम होने की वजह से जेड इफेक्टिव, इसका मतलब क्या होता है, ज़्यादा। तो शिल्डिंग इफेक्ट क्या है, कम, शिल्डिंग इफेक्ट कम, जेड ज़्यादा, जेड का ज़्यादा का मतलब इसके अंदर की तरफ अट्रैक्शन करने की पावर ज़्यादा। तो इसकी वजह से साइज क्या हो जाएगा बेटा, छोटा, स्मॉल हो जाएगा। क्लियर बेटा, यहाँ से पॉइंट। उसने क्या कहा है कि दिस इज बिकॉज द न्यू, कहाँ गए, शिल्डिंग इफेक्ट है, डी ऑर्बिटल इज नॉट इफेक्टिव। जो शिल्डिंग इफेक्ट होता है इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है। हैंस द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन क्या होता है बेटा, प्लस माइनस के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, किसके बीच में, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, बिटवीन द न्यूक्लियर चार्ज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। जब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गए, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो तो प्रोटॉन इंक्रीज हो गए, तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो साइज क्या हो जाएगा बेटा, छोटा। तो इसकी वजह से आयनिक साइज क्या हो जाएगा बेटा आपका, स्मॉल। देखो बेटा कैसे होगा, आप ही देखो, जैसे कि आपका Fe है, ठीक, Fe2+ में जाएगा, ये आयनिक फॉर्म होती है, ठीक है, जो आंस में लिखे जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन ही तो बाहर गया है, प्रोटॉन तो जितने हैं इसमें भी इतने के इतनी है, तो इलेक्ट्रॉन कम हो रहे, लेकिन प्रोटॉन की पावर क्या हो रही, बढ़ रही। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन निकलते ही ये क्या हो जाएगा, पावरफुल हो जाएगा, ये और ज़्यादा पावर से अपनी तरफ क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को, जिसकी वजह से इसका साइज क्या हो जाता है, स्मॉल हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। आई थिंक बेटा यहाँ से ही लाइन आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, द आयनिक रेडियस डिक्रीज, द सेम ट्रेंड ऑब्जर्व इन द एटॉमिक रेडियस। ऐसे ही आयनिक रेडियस तो बेटा जिस पर चार्ज हो जाता है, एटॉमिक रेडियस जो सिंपल Fe Mn Zn है, ठीक है, और आयनिक रेडियस जैसे Fe2+ जिसमें से आप इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हो, वो आयनिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस गिव सीरीज। अब देखो वेरिएशन विद इन ए सीरीज क्वाइट स्मॉल। अब इसमें वेरिएशन होता है, इसका कैसे वेरिएशन होता है, मतलब वेरिएशन का मतलब कहीं साइज बढ़ रहा है, कहीं घट रहा है, इतनी ज़्यादा वेरिएटी होती है इसमें। एन इंटरेस्टिंग पॉइंट इमर्ज व्हेन आइटम साइज ऑफ वन सीरीज इज कंपेयर्ड विद दोज द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इन द अदर सीरीज। देखो बेटा इसमें क्या कह रहा था, द कर्व शो इन इंक्रीज फ्रॉम द फर्स्ट 3D, सेकेंड 4D सीरीज
of the element, but the radii third 5D series is virtually the same and those corresponding member of those second. अब देखो बेटा ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब हम पहली सीरीज में जाते हैं 3D सीरीज में जाते हैं उसका जो साइज डिफरेंस होता है 3D और 4D के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है साइज का, ठीक है। ये क्या होता है, अप टू डाउन जाने पर साइज क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है। तो यहाँ से इसका इंक्रीज हो रहा है, देखो ये छोटा है ये इससे बड़ा है। लेकिन जब 4D से 5D में जाते हैं तो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है बेटा, बहुत कम होता है। लगभग ये क्या होता है, इक्वल से ही होते हैं, सेम से होते हैं। किसकी वजह से, ये रीज़न क्या है कि इनकी वजह से इनमें जो डिफरेंस है कम है और यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है। अब देखो बेटा जो एस ब्लॉक एलिमेंट होता है, देख SPD स्क्रीनिंग इफेक्ट देखो कैसे चलता है, SPDF शील्डिंग इफेक्ट आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। जहाँ आपका S होगा उसकी पावरफुल सबसे ज़्यादा होगी स्क्रीनिंग इफेक्ट की, मतलब उसका साइज बड़ा होगा। फिर P स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जब रिपल्सन होता है, ठीक है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में और अंदर। जैसे कि ये आपका न्यूक्लियस है, ये सेल, यहाँ इलेक्ट्रॉन है और यह इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में जो रिपल्सन होता है वही क्या होता है आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट। और ये रिपल्सन सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है आपका S का, फिर P का, फिर D का और फिर F का। अब देखो बेटा जब अप टू डाउन जाते हैं तो जो न्यूक्लियस जो F होता है वो किसके पास आ जाता है, यहाँ पर ये 4F और ये आपका हो जाएगा, ये आपका F और ये आपका हो जाएगा D 5D, ठीक है। अब देखो 5D है, जो आपका D है इससे दूर है, जो F है उसका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है क्या होता है, या शील्डिंग इफेक्ट भी कह सकते हो, क्या होता है, बहुत कम होता है। कम होने की वजह से जो जेड इफेक्टिव चार्ज है क्या हो जाता है, ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जब ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो अप टू डाउन जाने पर साइज इंक्रीज की बजाय क्या हो जाएगा, डिक्रीज। क्यों, क्योंकि जो 4F होता है उसका शील्डिंग इफेक्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है और कम होने की वजह से साइज भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि अप टू डाउन जाने पर आपका जो 4F है वो इंक्लूड हो जाता है। क्लियर। तो इसमें तो आपका 4F नहीं होता, किस में होता है, नीचे वाले में S का स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है बेटा, ज़्यादा। फिर जब आप 4D सीरीज की तरफ बढ़ोगे इसमें क्या एंटर कर जाएगा आपका 4F, फिर 5F। तो F वालों का स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, कम होता है। कम होने की वजह से जेड इफेक्टिव ज़्यादा हो जाएगा। और जब जेड इफेक्टिव ज़्यादा हो जाएगा साइज इंक्रीज होने की बजाय इनका साइज क्या होना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब डिक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो इंक्रीज हो रहा था और अब इसके बाद क्या होना स्टार्ट हो गया, डिक्रीज। तो लगभग इनका जो ऑलमोस्ट जो साइज होता है बेटा वो क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। और इसी रीजन को हम क्या बोल सकते हैं, लेंथेनोइड कंट्रैक्शन। ये लाइन बेटा क्लियर हो गई होगी, ठीक है। 3D की जो 3D है उसका साइज क्या होता है, ज़्यादा होता है। 4D 5D का सीरीज साइज क्या होता है, वो लगभग सेम होता है। क्यों, क्योंकि इसमें कौन एंटर कर देते हैं, तो दिस फिनोमिनन इज एसोसिएटेड विद द इंटरवेंशन ऑफ द कौन सा ऑर्बिटल, 4F ऑर्बिटल, ठीक है, विच मस्ट बी फिल्ड बिफोर द 5D। जो 4F से पहले 5D से पहले कौन भरा जाएगा, 4F, वही क्या है, न्यूक्लियस के पास है और न्यूक्लियस के पास F है। और F का स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, कम, और कम होने की वजह से जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, ज़्यादा, ठीक है। जब ज़्यादा हो जाएगा तो वो उसे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने की वजह से साइज क्या हो जाएगा, छोटा, ठीक है बेटा। दो की लड़ाई होती है इसमें, स्क्रीनिंग इफेक्ट और जेड इफेक्टिव। जब जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा मतलब जो न्यूक्लियस की पावर ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की, तो साइज होगा बेटा स्मॉल। और अगर आपका शील्डिंग इफेक्ट S ज़्यादा होगा, ठीक है, S ज़्यादा होगा तो साइज होगा बेटा बड़ा, ठीक है। तो 5D सीरीज बाद में आता है। तो द फिलिंग 4F और 5D ऑर्बिटल रिजल्ट इन द रेगुलर डिक्रीज एटॉमिक रेडियाई। और जो ये रेगुलर जो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज हुई किसकी वजह से, वीक शील्डिंग इफेक्ट किसका, 4F और मोर जेड इफेक्टिव चार्ज। तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, लेंथेनोइड कंट्रैक्शन। क्लियर बेटा। लेंथेनोइड कंट्रैक्शन क्या होता है, लेंथेनोइड कंट्रैक्शन होता है जो 4D 5D सीरीज होती है, जो उसमें 4F होता है उसका स्क्रीन इफेक्ट क्या होता है, कम होता है, जेड इफेक्टिव चार्ज ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज हो जाता है। इसी इफेक्ट को हम क्या बोल देते हैं, लेंथेनोइड कंट्रैक्शन। क्लियर बेटा। ऐसे ही बात क्लियर हो गई होगी। तो इसका मतलब जब हम 3D से 4D पर जाते हैं जो एटॉमिक रेडियस होती है वो क्या होती है बेटा, इंक्रीज। लेकिन जब हम 4D से 5D की तरफ जाते हैं अप टू डाउन जाने पर ऑलमोस्ट क्या हो जाती है बेटा, वो इक्वल हो जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ो क्या है, इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज इंक्रीज एटॉमिक नंबर। द नेट रिजल्टेंट ऑफ लेंथेनोइड कंट्रैक्शन इज दैट सेकंड एंड द थर्ड D सीरीज एग्जिबिट सिमिलर रेडियाई। इसकी वजह से आपकी जो सेकंड और थर्ड वो है आपकी क्या होती है, लगभग इक्वल होती है। जो आपकी ZR है ZF है ये लगभग क्या होती है, इनकी देखो
यहाँ पर लास्ट में जो ये है इनकी क्या होती है, ऑलमोस्ट सी क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। क्या इक्वल हो जाती है, एटॉमिक रेडियस, मतलब इनका साइज ऑलमोस्ट इक्वल होता है। ठीक है, हैव वेरी सिमिलर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी। जब साइज इक्वल हो रहा है तो इनकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी भी बेटा क्या होती है, लगभग इक्वल होती है। द एक्सपेक्टेड ऑन बेस यूजुअल फैमिलियर रिलेशनशिप। नेक्स्ट पा जाओ, द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेंथेनर कंट्रैक्शन इज समवॉट सिमिलर दैट ऑब्जर्व इन ए ऑर्डिनरी ट्रांजिशन सीरीज। इट इज एट्रीब्यूट द सिमिलर कोसेस, जैसे कि द परफेक्ट शिल्डिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन बाय अनोदर इन द सेम सेट ऑफ ऑर्बिटल। अब देखो बेटा क्या कह रहे हैं, देखो अगर एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, यहाँ पर कर देती हूँ, अगर एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो प्रोटॉन भी क्या होगा बेटा, इंक्रीज। और जब प्रोटॉन इंक्रीज होगा तो जेड इफेक्टिव चार्ज भी क्या होगा बेटा, आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब जब नया इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हो आप, एडिड कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, और वो नया इलेक्ट्रॉन किस में ऐड होगा बेटा, पहले सेल कौन भरती है, 4s2, फिर जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन आते हैं किस में जाते हैं, 3d में, तो किस में आता है, n-1 d ऑर्बिटल में, इसमें तो एंटर करता है। और n-d ऑर्बिटल किसके क्लोज है, ये आपका d ऑर्बिटल है और ये आपका s है। ठीक है, तो किस में एंटर करता है, d में, और d किसके क्लोज है बेटा, प्लस चार्ज के उस न्यूक्लियस के पास है। और जब ये न्यूक्लियस के पास है तो अट्रैक्शन जो जेड इफेक्टिव होगा वो बेटा क्या होगा, ज़्यादा होगा। और शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है, जो शिल्डिंग इफेक्ट होगा क्या होगा, कम। तो जब जेड इफेक्टिव ज़्यादा होता है, शिल्डिंग इफेक्ट कम होता है, जो साइज होता है, एटॉमिक रेडियस होती है, वो क्या होती चल जाती है, डिक्रीज होती चल जाती है। ठीक है, जैसे कि स्कैंडियम है, चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी करके, स्कैंडियम होता है क्या होता है, 3d1 4s2। ठीक है, ऐसे आपका स्कैंडियम के बाद 3d2 4s2, ऐसे ही अगर v 3d3 4s2, तो किस में एंटर होते जा रहे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डी में बढ़ते जा रहे, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ते जा रहे हैं, और वो इसके क्या है, क्लोज है, तो इसका अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, ज़्यादा, तो जेड इफेक्टिव ज़्यादा और स्क्रीनिंग इफेक्ट कम। स्क्रीनिंग इफेक्ट बताया था मैंने, जब बाहर वाले इलेक्ट्रॉन और अंदर वाले इलेक्ट्रॉन में क्या होता है बेटा, रिपल्सन होता है। जब ये स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है, मतलब ये रिपल्सन ज़्यादा होगा, और जब रिपल्सन ज़्यादा होगा तो साइज क्या हो जाएगा, बड़ा। जब डी ऑर्बिटल में आपके हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन बढ़ने शुरू हो जाएंगे, जब इसमें भीड़ हो जाएगी, क्लाउड हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन में क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, रिपल्सन, और रिपल्सन होते ही साइज क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज होना। ठीक है बेटा, यहाँ से क्लियर हो गया होगा आपको। ये तो बात करी थी हमने क्या, अप टू डाउन जाने की, कि अप टू डाउन जाने पर लेंथेनर कंट्रैक्शन की वजह से 3d 4d तक तो साइज बढ़ता है, उसके बाद क्या होता है, डिक्रीज। आप करते हैं हम लेफ्ट टू राइट जाने पर, जब बेटा लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाने पर देखो साइज क्या हो रहा है, शुरू में तो क्या हो रहा है, डिक्रीज होने पर फिकोनी, जो फिकोनी होता है, मैंने ट्रिक बताया था ना बेटा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो ज़्यादा पढ़ते हैं, जिस पर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके 3D सीरीज पर ही होते हैं, इसमें एक्सप्लेनेशन भी सबसे ज़्यादा 3D के ऊपर ही आता है। तो शक्ति, वीर, कर, मन, फिकोन, जो फिकोनी होता है इसका जो साइज होता है लगभग इक्वल होता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है, बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। क्या रीजन है इसकी वजह से, देखो बेटा जो फिकोनी है, फिकोनी से पहले क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं। ठीक है, 1-1-1-1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो फिकोनी पर आते ही पेयर्ड होना स्टार्ट हो जाता है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या आना स्टार्ट हो जाता है, रिपल्सन का मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है mn के बाद। mn तक तो जेड इफेक्टिव चार्ज ज़्यादा होता है, और मतलब जेड इफेक्टिव चार्ज का मतलब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। उसके बाद आपका क्या बढ़ना शुरू हो जाता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे, तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जब बढ़ते जाएंगे इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा। जो फिकोनी है, इन तीनों में जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, जेड इफेक्टिव इक्वल होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट, जिसकी वजह से इन तीनों का साइज क्या होता है, लगभग इक्वल होता है। फिर उसके बाद स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो जाता है, ज़्यादा, क्यों, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन हो जाता है ज़्यादा, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है, तो जेड इफेक्टिव चार्ज क्या हो जाता है, कम। उसकी वजह से CU और जेडन का साइज क्या हो जाता है बेटा, इंक्रीज हो जाता है। क्लियर, साइज ये लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज पर क्या इफेक्ट पड़ता है, किसकी वजह से पड़ता है, mn तक अनपेयर्ड रहते हैं, अकेले इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो जेड इफेक्टिव चार्ज क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है। फिर पेयर स्टार्ट हो जाते हैं, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन ज़्यादा हो जाता है, फिर उसके बाद रिपल्सन ज़्यादा होगा तो स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा, जेड इफेक्टिव चार्ज क्या हो जाएगा, कम, तो उसकी वजह से साइज बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, साइज का भी आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, पहले साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है और फिर इंक्रीज होता है। चलो एफ का कर देती हूँ मैं, आपको पता चल जाएगा, ऐसे कभी और लिए आपको पता ना चले। 1 2 3 4 5 6 होता है ना, तो देखो ये एंटर हो गया, तो इस इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, रिपल्सन होगा, इसका मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। फिर इसमें और ज़्यादा हो जाएगा,
और ज़्यादा होगा तो इसकी वजह से जो रिपल्सन है वो बढ़ता बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से जेड इफेक्ट कम हो जाएगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा, जिसकी वजह से जेड एन और सी यू तक स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो जाता है, जेड से ज़्यादा हो जाता है। क्लियर बात। अब नेक्स्ट लाइन देखो क्या कह रहा है, सेम ऑर्बिटल आई द शील्डिंग इफेक्ट 1 4f ऑर्बिटल बाय द अनदर लेस देन द d ऑर्बिटल बाय अनदर एंड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज अलोंग द सीरीज फेयरली रेगुलर डिक्रीज इन द साइज एंटर 4n ऑर्बिटल। ये मैंने आपको बता दिया। जब ऑर्बिटल 4n में क्या करते हैं, क्योंकि s में से तो ऑर्बिटल निकल ही जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन निकल ही जाते हैं, सिर्फ रह कौन जाता है, 4n ऑर्बिटल। और जब 4n ऑर्बिटल होता है यही न्यूक्लियस के पास होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो साइज भी क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज। ये शील्डिंग इफेक्ट इसका ज़्यादा हाई नहीं होता, बहुत कम होता है। जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है जिसकी वजह से साइज इंक्रीज होता है वो एफ का क्या होता है, सबसे कम होता है, सबसे ज़्यादा एस, फिर पी, फिर डी और फिर एफ। तो ये पावरफुल नहीं होता है किसके सामने, जेड इफेक्टिव चार्ज के सामने। द डिक्रीज इन मेटेलिक रेडियस कपल्ड विद इंक्रीज एंड एटॉमिक मास। अब देखो क्या कह रहा है, मेटेलिक रेडियस इंक्रीज हो रही, ठीक है, द इंक्रीज एटॉमिक मास जनरल इंक्रीज द डेंसिटी। आप ही देखो जब डेंसिटी भाई उसका साइज बढ़ रहा, ठीक है, मेटेलिक रेडियस बढ़ रही है, मेटेलिक रेडियस बढ़ रही तो इसका मास बढ़ रहा है, इसका मतलब एटॉमिक मास बढ़ रहा है। जब मेटेलिक रेडियस बढ़ रही तो एटॉमिक मास बढ़ रहा है, और जब एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा है तो इट मीन्स क्या है, डेंसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो देखो फ्रॉम जेड टाइटेनियम टू कॉपर क्या होती है आपकी, इंक्रीज होती है, कैसे, डेंसिटी इंक्रीज होती है, ठीक है, कॉपर टू टाइटेनियम। लेकिन कॉपर के बाद क्या है बेटा, जेडन। अब ये बात समझो, क्वेश्चन आ जाता है, जो कॉपर की डेंसिटी क्या हो जाती है, ज़्यादा होती है, लेकिन जो आपका कौन होता है, जेडन होता है, उसकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। लेकिन होनी तो चाहिए इंक्रीज, क्योंकि वो भी तो सिर्फ कॉपर के बाद जेडन आता है, तो क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए डेंसिटी, लेकिन उसकी डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। क्यों डिक्रीज हो जाती है, देखो रीजन। अब देखो बेटा कैसे, हमें पता है कि D इक्वल होता है, क्या होता है आपका, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, मास जितना बढ़ेगा इतनी डेंसिटी बढ़ेगी। लेकिन लेफ्ट राइट जाने पर देखो जो कॉपर है, कॉपर का भी साइज बढ़ा, लेकिन जेडन का भी साइज बढ़ा था, लेकिन कॉपर का साइज इंक्रीज हुआ है, क्या हुआ है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन क्या भी इंक्रीज हो रही है इसके अंदर, उसका मास भी इंक्रीज होता है। तो वॉल्यूम बढ़ने की वजह से साइज डेंसिटी कम होनी चाहिए, लेकिन जो उसका मास है वो ज़्यादा बढ़ रहा है, किसके कंपैरिजन में, वॉल्यूम के। वॉल्यूम तो बढ़, लेकिन मास भी क्या होता है आपका, ज़्यादा होता है, तो वो उसे निगलेक्ट कर देता है। लेकिन जो जेडन है, जेडन इस वॉल्यूम को निगलेक्ट नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि जो इसका एटॉमिक मास होता है वो इसमें कम बढ़ता है, ठीक है, कुछ कम होता है, लेकिन इसमें चेंज तो होगा डेंसिटी में, लेकिन कम होगा। क्लियर बेटा, जो डेंसिटी ज़्यादा होगी किसकी होगी, कॉपर की होगी, और जेडन की डेंसिटी क्या होगी बेटा, कॉपर से कम होगी, ठीक है। समझ में आई, क्या मीन्स निकला यहाँ से, कि अगर एटॉमिक रेडियस क्या होती है बेटा, एटॉमिक रेडियस अगर इंक्रीज होती है तो वॉल्यूम क्या होगी बेटा, आपकी कम होगी, और जब वॉल्यूम कम होगी तो एटॉमिक मास क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा, ठीक। इसमें जो एटॉमिक मास होता है वो वॉल्यूम को क्या करता है, नेग्लिजिबल कर देता है, लेकिन जेडन का जो एटॉमिक मास है वो वॉल्यूम को नेग्लिजिबल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जो इसकी डेंसिटी होती है वो कॉपर से कम होती है, ठीक है बेटा। यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो जो एटॉमिक रेडियस होता है वो क्या होता है बेटा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी के। क्लियर। तो एनर्जी मैंने आपको एटॉमिक रेडियस भी बता दी, उसकी डेंसिटी भी बता दी, एक बार और रिवाइज करा रही हूँ मैं आपको। देखो जो साइज होता है लेफ्ट राइट जाने पर साइज एक बार क्या होता है, डिक्रीज होता है बेटा, एक बार क्या होगा ऐसे डिक्रीज, फिर क्या होगा इक्वल, और फिर इंक्रीज, ठीक। क्यों होगा, मैंने रीजन बता दे, स्टार्टिंग में जेड इफेक्टिव क्या होता है, ज़्यादा, और एस होता है कम, और यहाँ पर ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल, और फिर यहाँ पर क्या हो जाता है, एस ज़्यादा हो जाता है। क्यों, क्योंकि किस तरह होता है, देखो ऐसे होता है, ये आपका 4f, ये आपका 5d, और ये 6s, जो भी इसके पास होगा, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं यार, वो किसके पास हो, न्यूक्लियस के पास हो, उसकी वजह से वो उसके साइज को क्या करता चला जाता है, डिक्रीज करता चला जाता है, क्योंकि जेड इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर बेटा। तो ऐसे ही आपका लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन एक बार और रिवाइज करा देती है। जो LA होता है और HF होता है, ठीक है, जो LA होता है इसमें 4f ऑर्बिटल नहीं होता, लेकिन जो HF होता है इसमें आपका क्या होता है, 4f ऑर्बिटल होता है, ठीक है, क्या होता है, 4f ऑर्बिटल होता है, जिसका स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, सबसे कम होता है, जिससे इसका साइज क्या हो जाता है बेटा, छोटा हो जाता है, ठीक है। अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन पे।
वाई डू द ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट हायर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। मैंने बताया कि जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा इतना ही ज़्यादा उनके बीच में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एटॉमिक इंट्रैक्शन होगा, और जितना एटॉमिक इंट्रैक्शन ज़्यादा होगा इतना ही क्या होगा, उसका स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, और जी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी तो हाई एंथैल्पी होगी। याद रखना जहाँ पर जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी जो एंथैल्पी होगी एटमाइजेशन वो इतनी ही ज़्यादा होगी। मैंने एफ का एग्जाम्पल बताया था कि इलेक्ट्रॉन है, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गए थे 4, तो 4 इसके बाहर हो गए, तो ये इसके साथ इतनी ही क्या बनाएंगे, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इतने इसके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाएगा, जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी इतनी आपकी बॉन्ड क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगा। ठीक है, मैंने पहले आपको स्टार्टिंग में ये समझा दिया था। फिर देखो इन द सीरीज ऑफ स्कैंडियम जेड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ जिंक इज लोवेस्ट। वाई, क्यों इसकी लोवेस्ट होती है? देखो बेटा जिंक की लोवेस्ट क्यों होती है, क्योंकि जो जिंक होता है आपका क्या होता है, देखो बेटा हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहीं भी देखना हो आपको, अगर एटमाइजेशन एंथैल्पी देखनी हो, आयनाइजेशन एंथैल्पी देखनी हो, सिर्फ आपको उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है। अगर वो स्टेबल फॉर्म में है इसका मतलब हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। ठीक है, अब देखो जेड एन का करके देखो, जेड एन फुल फील्ड होता है आपका 4sb और आपका 3db, ये हो गया आपका पेयरिंग। ठीक है, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी। अब ये देखो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ये क्या है, दोनों फुल फील्ड, ये भी फुल फील्ड, ये फुल फील्ड, ये हाईली स्टेबल है। अब देखो बेटा ये क्या है आपका, एकदम हाईली स्टेबल है। जब आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो तब ये क्या हो जाएगा, हाफ फील्ड और फुल फील्ड, तब भी ये स्टेबल है। अगर एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तब भी ये क्या है, हाफ फील्ड, जैसे सबसे ज़्यादा होता है आपका फुल फील्ड स्टेबल, फुल फील्ड, फिर उसके बाद स्टेबिलिटी होती है हाफ फील्ड फुल फील्ड, फिर होती है हाफ फील्ड, ये इनकी स्टेबिलिटी होती है। ठीक है बेटा, तो ये क्या होता है, ये पहले से ही क्या होता है, पूरा स्टेबल होता है। अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन जाता है तो इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मैं मेरे पास से कोई इलेक्ट्रॉन जाओ या ना जाओ, मैं पहले से ही क्या हूँ, स्टेबल हूँ। ये दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तब भी ये क्या है, स्टेबल है। आप ये देखो इफेक्ट उस पर पड़ता है किसी भी चीज़ का, अगर उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, पर इफेक्ट पड़ता है। इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। इसकी वजह से जो जेड होता है इसका एंथैल्पी एटमाइजेशन क्या होता है बेटा, ज़्यादा, इसका जो एंथैल्पी एटमाइजेशन होता है लो होता है। ठीक है, फिर आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब देखो बेटा जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है इनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, किसके, डी ऑर्बिटल में, कभी ये बढ़ रही है और कभी घट रही है। ठीक है, जो जैसे कि sp ऑर्बिटल होता है उनके जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो बहुत ज़्यादा स्पीडली बढ़ती है। ठीक है, लेकिन रेगुलरिटी बढ़ती है, लेकिन जो इस रेगुलर बढ़ती है, बढ़ती जा रही तो बढ़ती जा रही है, लेकिन जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है डी ऑर्बिटल की इसमें कभी बढ़ती है और कभी घटती है। देखो मैं आपको इसमें दिखाती हूँ, अभी देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी ये हो गया। देखो पहले के तो क्या हो रहा है, इंक्रीज, फिर शुरू में तो क्या होगा 633, फिर 56 इंक्रीज, फिर यहाँ से यहाँ क्या होगा डिक्रीज, फिर यहाँ से यहाँ तक फिर इंक्रीज, फिर यहाँ तक फिर डिक्रीज और फिर इंक्रीज। देखो कितना ज़्यादा वेरिएशन है। अब ये वेरिएशन किस बात पर डिपेंड करता है, जो वेरिएशन है 3 पॉइंट पर डिपेंड करता है। एक तो होता है स्मॉल साइज, फिर सेकंड होता है रिकॉग्नाइजेशन एनर्जी, और एक होती है रिकॉग्नाइजेशन एनर्जी आपकी एक्सचेंज एनर्जी होती है। इन पॉइंट पर डिपेंड करता है। अब देखो ये क्या कह रहा है, इसकी लाइन पढ़ते हैं फिर आगे समझाती हूँ। देर इज एन इंक्रीज आयनाइजेशन एंथैल्पी अलोंग ईच सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू द इंक्रीज द न्यूक्लियर चार्ज विच इज एंड कंपेयर द फिलिंग ऑफ द इनर डी ऑर्बिटल। जब आप डी ऑर्बिटल में अंदर क्या करते हैं, फिलिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन की, तो जो उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी है क्या होती है बेटा, लेफ्ट टू राइट बढ़ती है। टेबल दी हुई है, वॉल्यूम फर्स्ट 3 आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द फर्स्ट सीरीज, जो आपकी 3D सीरीज है। ठीक है, उसकी जो फर्स्ट देखो बेटा फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब है पहला इलेक्ट्रॉन निकालना, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब है सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग उस पर चार्ज लगते जाते हैं। तो इसने कहा फर्स्ट एंथैल्पी, दीज शो द सक्सेसिव एंथैल्पीज ऑफ दीज एलिमेंट डू नॉट इंक्रीज एंड स्टीपली इन द केस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। जिस तरह आपके ट्रांजिशन एलिमेंट में हो रहा है कि कभी आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रही है और कभी घट रही है, वो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट में नहीं होता। नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से होते हैं, एन और पी, उनमें अगर इंक्रीजमेंट हो रहा है तो वो क्या होता है, लगातार होता है और हाईली होता है।
ठीक है। इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी में जो डिफरेंस होता है 40-45 का होता है, जैसे 40 डिग्री हो गया, 45 डिग्री होगा। लेकिन जो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, जो इसमें डिफरेंस होता है आपका क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी अलोंग द सीरीज ट्रांजिशन एलिमेंट इज लेस इन कंपेरिजन द वेरिएशन ऑफ अलोंग द पीरियड नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। अलोंग द सीरीज जो आपके नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट होता है कंपैरिजन टू डी ऑर्बिटल में, उसमें ज़्यादा होता है। किसमें? नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट में। द फर्स्ट एंथैल्पी ऑफ जनरल इंक्रीज, शुरू में जो एंथैल्पी होती है क्या होती है, बढ़ती है। बट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंक्रीज इन सेकंड एंड थर्ड एंथैल्पी फॉर द सक्सेसिव एलिमेंट इज मच हायर अलोंग सीरीज। ये कह रहा है जो फर्स्ट एंथैल्पी होती है उसमें तो क्या होता है, जो इंक्रीजमेंट हो रहा है वो कम हो रहा है। देखो अगर बढ़ रहा है तो घट रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 40-45 का इस तरह हो रहा है। लेकिन जो सेकंड एंथैल्पी है देखो उसमें से क्या हो रहा है, यहाँ 1200 है तो यहाँ 1300, 1400, तो यहाँ पर कितना डिफरेंस हो रहा है 14। और यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर इससे ज़्यादा डिफरेंस है। ये कह रहा है कि जो सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है उसमें ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है बेटा, देखो द थर्ड आयनाइजेशन एलिमेंट इज हायर अलोंग द सीरीज। उनके जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होते हैं सेकंड और थर्ड में ज़्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है, अब देखो पहले मैं इसके पॉइंट ही समझा देती हूँ यार। देखो बेटा, जैसे कि आपका जेडन है, जेडन को ही ले लेती हूँ मैं, ये भी बनाए थे। ठीक है, ये क्या होता है, पेयर्ड होते हैं। ठीक, जब आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो एक हाफ फील्ड एक फुल फील्ड, तब ये स्टेबल है। ठीक है, स्टेबिलिटी बढ़ती तब भी स्टेबल है, मोर स्टेबल है। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी यहाँ पर, वहाँ पर जो हाफ फील्ड होता है, जो आप पहले से ही स्टेबल होता है, अगर आप उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बेटा याद रखना क्या होती है, कम होती है। ठीक है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वो अनस्टेबल हो जाता है तो उस इलेक्ट्रॉन की आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी बेटा ज़्यादा। जैसे कि ये आपका सपोज करे होता है, ये कोई सी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लो, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। इसमें से आपने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया। एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के बाद जो एक इलेक्ट्रॉन बचा है, ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन जब आप इसे एनर्जी दोगे, हीट दोगे, तो बाहर निकल जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। जितना इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी चाहिए उससे ज़्यादा एनर्जी को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। जो यूज करता है किसके लिए, रिकॉग्नाइजेशन। रिकॉग्नाइजेशन क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है आपके डी ऑर्बिटल में, और डी ऑर्बिटल में जाने के बाद इसकी स्टेबिलिटी क्या कर देता है बेटा, इंक्रीज कर देता है। रिकॉग्नाइजेशन करके इसमें चला जाता है, एनर्जी को स्टेबिलिटी क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। जब ये स्टेबल हो जाता है तो इसमें से एनर्जी क्या होती है, रिलीज हो जाती है। जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी तो है इधर से यहाँ पर पहुँच गया, फिर उस एनर्जी को क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। एक्सचेंज ही तो है, इसमें से इसमें एक्सचेंज हो गया, तो एक्सचेंज एनर्जी बोलते हैं। रिकॉग्नाइजेशन एनर्जी जब जंपिंग करके यहाँ पर चला गया, रिकॉग्नाइजेशन एनर्जी, और जो रिलीज कर दी वो क्या हो गया, आपकी एक्सचेंज एनर्जी। अब इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज। अब जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी आप लगाओगे, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी लगाओगे, वो ज़्यादा होगी फर्स्ट वाले से। क्यों, क्योंकि ये पहले से क्या हो गया, स्टेबल हो गया। किसके हेल्प से, रिकॉग्नाइजेशन एनर्जी से। ठीक है, तो स्टेबिलिटी पर इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी पर किसने इफेक्ट डाला, रिकॉग्नाइजेशन एनर्जी ने भी इफेक्ट डाला है, और इसके हाफ फील्ड फुल फील्ड इसने भी एनर्जी से। तो देखो जब आप एस इलेक्ट्रॉन निकालते हो, ठीक है, जब आप एस इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो 4s और 3d सीरीज में क्या हो जाता है, चेंज हो जाती है। तो जब इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, पहले जो इसकी एनर्जी थी, जो इससे पहले बेटा इसमें एनर्जी थी, वो क्या हो जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन निकलते ही इन दोनों की एनर्जी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। एनर्जी चेंज हो जाएगी और क्या आ जाएगी, रिकॉग्नाइजेशन एनर्जी और एक्सचेंज एनर्जी भी हो सकती है। तो पहले की एनर्जी के अकॉर्डिंग दूसरे जब दोबारा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं उसकी एनर्जी में डिफरेंस हो जाता है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कम और सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। ठीक है बेटा, जो आपके जो डी ब्लॉक एलिमेंट आयंस होते हैं और एनएस इलेक्ट्रॉन में रिलीज होते हैं, तो उस पर बेटा इसका इफेक्ट पड़ता है। यहाँ तक बेटा ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। ठीक है, आप देखो द इरेगुलर ट्रेंड द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी द मैटर ऑफ 3d सीरीज द लिटिल केमिकल सिग्निफिकेंस कैन बी अकोमोडेड बाय द कंसिडरिंग द रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन अल्टर द रिलेटिव एनर्जी 4s और 3d। यू हैव लर्न दैट व्हेन डी एलिमेंट फॉर्म, आयन किस में से निकालते हैं, सबसे पहले आप जो इलेक्ट्रॉन निकालते हो किस में से निकालते हो बेटा, एनएस में से निकालते हो, जब तो डी में जाते हैं। फिर लोस्ट बिफोर, उसके बाद किस में से निकालते हो आप, डी में से। ठीक है, तो जब आप एस में से इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, फिर कौन रह जाता है, खाली डी ऑर्बिटल। ठीक है, एज वी मूव अलोंग द पीरियड 3d सीरीज वी सी दैट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। जो न्यूक्लियर चार्ज है आपका स्कैंडियम टू जिंक क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है, बट इलेक्ट्रॉन आर एडिड
और इलेक्ट्रॉन एडिड होने की वजह से उनकी सब सेल में, तो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन क्या होता है, ज़्यादा, और ज़्यादा होने की वजह से तो उसमें से जो एनर्जी होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी वो क्या हो जाती है बेटा, डिक्रीज हो जाती है। जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो भी आयनाइजेशन एंथैल्पी पर इफेक्ट डालता है। जहाँ आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा नहीं, जहाँ स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन ज़्यादा है तो ईजिली होगा ना यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना, जब ईजिली होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी बेटा, डिक्रीज। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट, साइज और एक्सचेंज एनर्जी, इन सब का इफेक्ट पड़ता है आयनाइजेशन एंथैल्पी पर। ठीक है, दिस 3D इलेक्ट्रॉन शील्ड एंड 4s इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज। देखो जो 3D मैंने बताया था, जो S होता है, SS अपने इलेक्ट्रॉन को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता और D अपने इलेक्ट्रॉन को प्रोटेक्ट नहीं करता। शील्ड का मतलब है अपने आप को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, तो जो 3D है वो 4s के इलेक्ट्रॉन को प्रोटेक्ट करता है, जो 4s है वो 3D के इलेक्ट्रॉन को प्रोटेक्ट करता है। जब S इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा इन दोनों के बीच में तो वो Z के जो अट्रैक्शन है उसे क्या करेगा, रिपेल करेगा, हट जाएगा, उसको कम करेगा, तो अपने इलेक्ट्रॉन को तो प्रोटेक्ट कर रहा है ये। ठीक है, तो 4s इलेक्ट्रॉन फॉर द इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज मोर इफेक्टिव देन द आउटर सेल इलेक्ट्रॉन कैन शील्ड वन अनदर। ठीक है, जो बाहर वाला होता है वो ज़्यादा शील्ड होता है, प्रोटेक्ट होता है। द एटॉमिक रेडियाई अलोंग 3D सीरीज द W और मोर हाईली चार्ज एंड DN। आप ये देखो, जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, निकलने के बाद जैसे 4s के इलेक्ट्रॉन निकल गए, कौन रह जाता है, सिर्फ खाली DN रह जाता है, और वही किसके पास होता है, आपका न्यूक्लियस के पास। और जो मैंने अभी बताया कि अपने ही इलेक्ट्रॉन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता, एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट। अब रह गया ये अकेला, अकेला रहने की वजह से इसके ऊपर इसकी पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब जो आप इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करनी पड़ेगी, ज़्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज बिकॉज द d ऑर्बिटल डज नॉट शील्ड अनदर इलेक्ट्रॉन। मैंने अभी बताया जो d ऑर्बिटल होता है वे अपने इलेक्ट्रॉन को शील्ड प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, द ट्रेंड स्टडी इंक्रीज द सेकंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। जो सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी है किसकी, Mn2+ और Fe3+। देखो जो Mn2+ होता है और Fe3+ होता है, इनकी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है बेटा, बहुत ज़्यादा हाई होती है। क्यों होती है अभी बताऊंगी मैं, एक बार ये लाइन और पढ़ दूँ। इन द बोथ केस ऑफ आयन हैव D5 कॉन्फिग्रेशन, दोनों में D5 कॉन्फिग्रेशन है। सिमिलर ब्रेक अकर एट कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इन देयर ट्रांजिशन सीरीज। अब इसको देखो बेटा, ये कह रहा है दोनों का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है बेटा D5 है। ठीक है, D5 है, लेकिन जो सेकंड आयनाइजेशन है, देखो बेटा सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी Mn2+, देखो D5 है, ये D6 है और एक है D5 है। लेकिन अब यहाँ पर देखो जो इसकी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है कितनी, 509, और इसकी क्या है यहाँ पर बड़ी है, लेकिन दोनों में कॉन्फिगरेशन D5। देखो बेटा क्यों वहाँ, क्योंकि देखो इसकी तो क्या हो रही है, इससे बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि ये क्या है बेटा, स्टेबल है, 3D5 है, और यहाँ पर क्या हो गया आपका 3D6। जब एक इलेक्ट्रॉन आप इसमें से रिमूव करोगे, जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो क्या हो जाएगा, हाफ फील्ड। हाफ फील्ड होते ही क्या बन जाएगा ये, स्टेबल। अब देखो बेटा Mn+, 1 2 3 4 5, ये भी आपका हाफ फील्ड है और ये भी आपका हाफ फील्ड है। ठीक है, हाफ फील्ड होता है आपका बेटा स्टेबल। अब अगर ये अपने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तब भी हाफ फील्ड है, तब भी क्या है, ये स्टेबल है बेटा। इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद भी कोई स्टेबिलिटी शो कर रहा है तो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। क्यों, क्योंकि उसके पास से वो इलेक्ट्रॉन जाए या ना जाए, मैं तो फिर भी स्टेबल हूँ। ठीक है, इसका मतलब इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाती है बेटा, कम होती है। किससे, Mn2+ की आयनाइजेशन एंथैल्पी Fe3+ से क्या होती है, कम होती है। क्लियर बात आ गई होगी समझ में, क्योंकि ये D5 है, एक इलेक्ट्रॉन निकालते ही, देखो ये एक इलेक्ट्रॉन निकालते ही ये क्या हो जाएगा, हाफ फील्ड हो जाएगा, हाफ फील्ड हो जाएगा। और जब ये हाफ फील्ड होगा, अब ये देखो बेटा हाफ फील्ड होगा तो इसमें देखो 1 2 3 4 5, ये हाफ फील्ड क्या होगा, स्टेबिलिटी को गेन करेगा। ये तो पहले से स्टेबल है, इसलिए इसके पास से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, कम एनर्जी में ही अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। लेकिन ये स्टेबल होगा तो स्टेबल में से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो हाई एनर्जी देनी पड़ेगी, नहीं देनी पड़ेगी, तो इसको आप स्टेबिलिटी को कम कर रहे हो। जब स्टेबिलिटी को कम करे तो इसके क्या देना पड़ेगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। जो Fe2+ है उसकी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, ज़्यादा होती है। किससे, Mn2+ से। क्लियर होगा बेटा। ठीक है, मैंने अभी बता दिया कि एक्सचेंज एनर्जी का, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का इनके ऊपर क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। द एक्सचेंज एनर्जी अप्रोक्सीमेटली प्रोपोर्शनल टू द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर टू द पैरेलल स्पिन द डिजनरेट ऑर्बिटल। डिजनरेट ऑर्बिटल का मतलब है बेटा जब आपके d ऑर्बिटल क्या होते हैं, सीधे इस फॉर्म में होते हैं।
पैरेलल, ये तो होता है पैरेलल। तो इसका मतलब जो एक्सचेंज एनर्जी होती है क्या होती है, इसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। लेकिन जब ये एंटी पैरेलल हो जाएगी, एंटी पैरेलल होते ही इसकी जो एक्सचेंज एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है, लो हो जाती है। तो ये क्या कह रहा है आपका, अकॉर्डिंग टू हुंड रूल। तो क्या करें, एक्सचेंज एनर्जी जब प्रोपोर्शनल टू द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल, जितने ज़्यादा आपके पैरेलल पेयर स्पिन होंगे उतनी ज़्यादा आपके एक्सचेंज एनर्जी होगी, ठीक है। पैरेलल पेयर का मतलब सीधे सिंगल, और एंटी का मतलब क्या हो जाएगा, वो उल्टे वापस। लोवेस्ट एनर्जी स्टेट कोरिस्पोंडिंग मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंड द सिंगल ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का मतलब ये क्या कर जाते हैं, ऐसे ऑक्यूपाई, ठीक है। ऑर्बिटल पैरेलल स्पिन द लॉस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी इंक्रीज द स्टेबिलिटी, ठीक है। लॉस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी इंक्रीज द स्टेबिलिटी, जो स्टेबिलिटी है क्या करती है, एक्सचेंज एनर्जी इंक्रीज करती है। एज द स्टेबिलिटी इंक्रीज द आयनाइजेशन बिकम मोर डिफिकल्ट, इसलिए उसमें से हमें आयनाइजेशन करना क्या हो जाता है, और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। एक्सचेंज एनर्जी समझाई ना कि जब एक इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में क्या कर जाता है, जंप कर जाता है, तो उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है तो उसमें से हमें इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। देयर इज़ नो लॉस ऑफ एक्सचेंज ऑफ D6 कॉन्फिग्रेशन, Mn+ है 3d5 4s1, ठीक है। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन किस में पहुंच गया था, डी में, जिसकी वजह से इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी थी, ज़्यादा कॉन्फिग्रेशन। एंड क्रोमियम किस में है, D5, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Mn+ किसकी कम होगी, लोअर देन क्रोमियम, क्रोमियम से कम होगी। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है बेटा, ये हाफ फील्ड है, पहले से ही स्टेबल है, तो इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन निकाले या ना निकाले ये इजीली अपना इलेक्ट्रॉन इजीली कम एनर्जी में ही दे देता है, क्योंकि ये पहले से स्टेबल है। इसकी वजह से ये क्या होता है, लोअर होती है एनर्जी किससे, क्रोमियम से। इन द सेम वैसे ही Fe2+ 3d6 होता है, D6, और Mn2+ 3d5। अभी मैंने बेटा एग्जाम्पल से समझाया है ये आपको। आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Fe2+ लोअर देन Mn2+, ये मैंने आपको बता दिया। द लोवेस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट दीज मेटल कितनी होती है, +2। जितने 20 में ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, वैसे तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन शो करता है, लेकिन जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इसकी +2 होती है गैसेस स्टेट में। द सम ऑफ द फर्स्ट सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पीज रिक्वायर द एडिशन ऑफ एंथैल्पी of the atomization energy. The dominant term of second ionization enthalpy which show usually high value, क्रोमियम और कॉपर। जो क्रोमियम और कॉपर की वैल्यू होती है वो हाई होती है, क्यों, क्योंकि बेटा क्रोमियम होता है D5 हाफ फील्ड स्ट्रॉन्ग, कॉपर होता है D10 हाफ फील्ड। इसके लिए जो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है सेकंड, ये D5 में पहुंच जाता है, D10 में पहुंच जाता है, और जो D5 D10 होते हैं वो स्टेबल होता है, इसकी वजह से इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। सिर्फ आपको एंथैल्पी देखने के लिए सिर्फ आपको ये देखना है वो स्टेबल है या नहीं है, उसकी स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है, ठीक है बेटा। ये सारे लिखा है। 4s ऑर्बिटल फैक्टर सो द ग्रेटर डिफिकल्टी रिमूविंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम किससे, D5 से, D10 से। जो Mn2+ है, Zn2+ है, इससे भी हम इजीली क्या नहीं निकाल सकते, जो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है Mn2+ और Zn2+ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी पर ये आपका क्या हो जाता है कि तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो यहाँ पर किस फॉर्म में है, ये D5 में, और D5 क्या हो जाएगा, क्या होता है हाफ फील्ड, और हाफ फील्ड में से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी नहीं होता है। ये है D10, और D10 क्या हो गया, फुल फील्ड, फुल फील्ड में से भी इलेक्ट्रॉन निकालना इजी नहीं होता है। इसलिए कॉपर, निकल, जिंक, ये इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो क्या होती है बेटा, बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है बेटा। ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी मैं ऑक्सीडेशन स्टेट लाइन बाय लाइन बेटा, क्योंकि एनसीईआरटी में से ही आपका जेई हो, नीट हो और आपके बोर्ड के एग्जाम हो, इससे अलग आपको कहीं से नहीं आता। इसके इंटेक्स क्वेश्चन भी कराऊंगी, आपके एनसीईआरटी भी कराऊंगी, आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी कराऊंगी, और लाइन बाय लाइन आपको ये एक्सप्लेन भी करूँगी, ठीक है बेटा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।